नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर राजभवन पहुंचे देवेंद्र नाथ। झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के छात्रवृत्ति के भुगतान संबंधी मुद्दे को लेकर मंगलवार को राजभवन पहुंचे। राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। राजभवन से निकलने के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया से कहा है कि छात्रों के शिक्षण और अध्ययन में हो रहे आर्थिक व्यवधान को लेकर राज्यपाल को विस्तृत जानकारी साझा किया गया। उन्होंने बताया है कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने मामले पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। देवेंद्र नाथ ने कहा है कि और राज्य के मेधावी छात्रों के छात्रवृत्ति की स्थिति बेहद ही चिंतनीय है। पिछले 2 से 3 वर्षों से राज्य के छात्रवृत्ति व्यवस्था चरमरा गई है। अभी तक सत्र 24-25 की छात्रवृत्ति केवल 10% विद्यार्थियों को ही मिल पाई है। वहीं 40% खनिज संपदा वाले झारखंड राज्य में लगभग 65 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलना विडंबना है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में अत्यधिक विलंब होने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा। हजारों छात्रों का फाइनल अप्रूवल होने के बाद भी महीने से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूजी, पीजी, बीएड, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी के विद्यार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के 6 जिलों में 13 तक शीतलहर का अलर्ट। झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिलों में 13 नवंबर तक शीतलहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के अलावा छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के गुमला और सिमडेगा में शीतलहर चलने की आशंका व्यक्त की है। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मंगलवार को बताया है कि देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। इससे झारखंड में ठंडी हवाएं प्रवेश कर रही है। बर्फबारी के चलते राज्य के वातावरण में नमी बनी हुई है और भारी ठंड पड़ रही है। उन्होंने उत्तरी पश्चिमी जिले के अलावा राज्य के अन्य जिलों में रहने वाले लोगों को भी ठंड से सावधान रहने को कहा। अभिषेक आनंद ने बताया है कि फिलहाल राज्य में मौसम साफ ही बना रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 30.8 डिग्री और सबसे कम गुमला में 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। घाटशिला में 73.88% पड़े वोट। घाटशिला उपचुनाव मंगलवार को पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। इसमें शाम 5 बजे तक 73.88% वोट पड़े हैं। अंतिम रिपोर्ट आने पर इसमें कुछ और वृद्धि हो सकती है। उपचुनाव में झामो प्रत्याशी सोमेश सोरेन और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन सहित 13 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। उपचुनाव का नतीजा 14 नवंबर को आएगा। इस दिन मतों की गणना होगी। बता दें कि मंगलवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी 300 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में वोट देने को लेकर उत्साह देखा गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार किसी भी स्थान पर किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसमें एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में सीक्रेसी ऑफ वोट का उल्लंघन करने को लेकर एवं दूसरा कुछ पैसे के साथ में मतदान के दिन में घूमने को लेकर मामला सामने आया है। घाटशिला उपचुनाव में सभी ने किए जीत के दावे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा है कि घाटशिला की जनता ने झूठे वादों, सांप्रदायिक राजनीति और भ्रम फैलाने वालों को नकारते हुए विकास, जन विश्वास और हेमंत सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है। भाजपा की जीत का दावा दरअसल उनकी हताश और निराशा का बयान है। विनोद पांडे ने कहा है कि भाजपा को अब यह स्वीकार करना चाहिए कि झारखंड में लोगों ने 25 साल के अनुभव से सीखा है कि विकास की राजनीति झामो करती है, भ्रम की राजनीति भाजपा। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार ने घाटशिला और आसपास के इलाकों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और आदिवासी युवाओं के रोजगार पर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इन्हीं कार्यों के आधार पर झामो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पांडे ने कहा है कि भाजपा को अब हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने की आदत हो गई है। झारखंड में सीएनटी एक्ट 100% लागू हो। के राजू। सीएनटी एक्ट का एकमात्र उद्देश्य आदिवासी समाज का हित और उनके जमीन का संरक्षण है। राज्य में सीएनटी एक्ट कैसे 100% लागू हो, इस पर सभी को काम करने की जरूरत है। उक्त बातें सीएनटी एक्ट के 117 साल पूरा होने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कही है। वे रांची के टीआरआई सभागार में आदिवासी मूलवासी प्रोफेसर एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट का लक्ष्य आदिवासी परिवार और उनके जमीन को संरक्षित करना है, लेकिन उसके उलट गैर आदिवासी समाज को इसका फायदा मिला। झारखंड में पेशा कानून को लेकर भी राज्य सरकार ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। ये दोनों ही कानून झारखंड की बड़ी आबादी के हित में है,
कार्यशाला को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कश्यप संबोधित किया है। सोशल मीडिया से आतंक का हो रहा प्रचार। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही झारखंड भी आतंकी संगठनों की गतिविधियों के कारण लगातार चर्चाओं में रहा है। इंडियन मुजाहिदीन, सिमी जैसे संगठनों के स्लीपर सेल झारखंड में साल 2006 से 7 के वक्त से ही सक्रिय थे, लेकिन अब अलकायदा इन इंडियन सब कॉर्डिनेट, हिजब उत तहरीर और जमायत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश समेत कई आतंकी व देश के खिलाफ आतंकी संगठित रचने में शामिल संगठनों की सक्रियता है। वहीं हालिया गिरफ्तारियों के दौर यह बात भी सामने आई है कि सोशल मीडिया आतंक के प्रचार प्रसार के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए देश भर में आतंकी संगठन युवाओं को जिहाद के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं कट्टरपंथी राह पर ले जा रहे हैं। बता दें कि जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर आतंकी साजिश रचने के मामले में संदिग्ध डॉक्टर की गिरफ्तारी के पूर्व ही झारखंड में एक डॉक्टर आतंकी साजिश रचने से जुड़े केस में गिरफ्तार हो चुका है। रांची के डॉक्टर इश्तियाक ने एक बड़े अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए अलकायदा इन इंडियन सब कॉर्डिनेट का रांची मॉड्यूल तैयार किया था। झारखंड के 25 वर्षों का जश्न, नए अध्याय की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जन जागरूकता के लिए संचालित प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने झारखंड स्थापना के 25वें गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में किया था। मौके पर सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि झारखंड के 25 वर्षों का जश्न विकास के लिए नए अध्याय की शुरुआत है। अब झारखंड के विकास की गति और तेज होगी। अलग झारखंड राज्य सृजन का सपना तेजी से पूरा होता दिखेगा। सीएम ने अपने आवासीय परिसर में समस्त राज्यवासियों को झारखंड स्थापना की रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि 25 वर्षों की यह यात्रा झारखंड के आत्मगौरव और उन्नति की गाथा है। उन्होंने कहा है कि जिस संकल्पना के साथ यह राज्य बना था, उसे और गति देने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बिहार में फिर नीतीश सरकार के आसार। बिहार में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 14 नवंबर को मतगणना के साथ तस्वीर साफ होगी, किसे बहुमत मिला और कौन सरकार बनाएगा। इसी बीच मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के तुरंत बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं। इन तमाम एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं एक एजेंसी के एग्जिट पोल को छोड़ दे तो एनडीए को औसतन 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार का आसार है। वहीं मैट्रिज के सर्वेक्षण के अनुसार राजग को 147 से 167 सीटें के साथ 2/3 बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है। वहीं महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती है। वहीं जनसुराज को 0 से 2 सीटें ही मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। बता दें पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में भी एनडीए के एक बार फिर से चुनाव जीतने की संभावना जताई गई है। झारखंड में लागू होगा डीपीएससी पाठ्यक्रम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में मंगलवार को पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने की। इस बैठक में जेसीईआरटी द्वारा तैयार डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन पाठ्यक्रम को अनुमोदन किया गया। बैठक में जेसीईआरटी की ओर से पेश पाठ्यक्रम और दिशा निर्देश में 2 वर्षीय प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा में डिप्लोमा पर विस्तार से विचार विमर्श कर लागू करने की अनुशंसा की गई। यह पाठ्यक्रम 2 वर्ष की पूर्वकालिक शैक्षणिक अवधि का होगा। इसकी अधिकतम समय सीमा प्रवेश की तिथि से 3 वर्ष निर्धारित की गई है। झारखंड में पालतू कुत्ते बिल्ली का पंजीकरण अनिवार्य। राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में दिए गए आदेश के बाद शहरी निकायों ने आम सूचना जारी कर लोगों को दिशा निर्देश का पालन करने को कहा। इन पशुओं को पालने वालों को नगर निकायों में जाकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नगर विकास विभाग के निर्देश के बाद गढ़वा नगर परिषद ने लोगों के लिए आम सूचना जारी कर दी है। राज्य की अन्य निकायों में भी सूचना जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि नगर निकायों के निर्देश दिया गया है कि जो लोग पंजीकरण नहीं कराएंगे उन पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। आम नागरिकों के लिए पंजीकरण शुल्क 100 रुपये एवं व्यावसायिक व प्रजनन के लिए 1000 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
रांची चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अदालत ने यह भी कहा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के चौकीदार की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि चौकीदार की नियुक्ति जिलावार के बजाय क्षेत्रवार की गई थी, जो कि कानून के विरुद्ध है। इसको लेकर प्रार्थी लंबोदर पाठक ने याचिका दाखिल की है। मेडिकल होने के बाद उनकी उम्मीदवारी को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया है कि वह बीट क्षेत्र से बाहर के हैं। उनकी ओर अदालत को बताया गया है कि चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तर पर होनी है। वहीं चौकीदार नियुक्ति के लिए नियमावली में कहा गया है कि नियुक्ति जिलावार ही होगी। गिरिडीह में खूनी संघर्ष, 1 की मौत 5 घायल। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के दलिया गांव विवादित पत्थर खदान को चालू करवाने के सवाल पर 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना मंगलवार सुबह की है। मृतक की पहचान चचघरा निवासी सुरेश प्रसाद वर्मा के रूप में हुई है। इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि ग्रामीण की ओर से एक व्यक्ति रीतलाल प्रसाद वर्मा को पैर में गोली लगने की सूचना है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही। सूत्रों के अनुसार यह खदान कई सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन हाल ही में बिहार के नवादा जिले के राकेश चंद्र ने बिहार के कुछ लोगों के साथ मिलकर खदान का संचालन फिर से शुरू किया था। स्थानीय लीजधारकों ने राकेश चंद्र नामक व्यक्ति के पास कथित तौर पर उक्त माइंस को चलाने के लिए लिखित एग्रीमेंट कर दिया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो खदान संचालक के लोगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। झारखंड में आज से मेगा रक्तदान शिविर अभियान। झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने को लेकर राज्य सरकार ने इस बार के स्थापना दिवस को भव्य और आकर्षक बनाने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनजर रक्तदान जैसे पवित्र कार्य भी आयोजन होंगे। इस दौरान पूरे राज्य में 12 नवंबर से 28 नवंबर तक मेगा रक्तदान शिविर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर एक विशेष कैंप लगाकर लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन के साथ किया जाएगा। बता दें कि 12 नवंबर से 28 नवंबर तक रक्तदान शिविर अभियान का मुख्य उद्देश्य रक्त की कमी को दूर कर जरूरतमंदों तक सुरक्षित पहुंचाना है। साथ ही आगे भी हमें इस अभियान को जारी रखा जाएगा। आदिवासी जमीन को बेचा जा रहा गीताश्री। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT के 117 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड उलगुलान संघ ने मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आदिवासियों की रैयती जमीन को सादा पट्टा या दान पत्र बनाकर अवैध रूप से बेचा जा रहा, जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय और अंचल कर्मियों की मिलीभगत शामिल है। गीताश्री उरांव ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र विनियम के बावजूद आदिवासियों की रैयती जमीन पर गैर आदिवासियों या निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का देना संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि आदिवासी भूमि पर परफॉर्मेंस ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश पर वर्ष 2023 में शुरू हुआ था, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला, गढ़वा और दुमका शामिल थे। वहीं मई 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में इस ऑडिट को रोक दिया गया। गीताश्री ने कहा है कि शासन का यह रवैया आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के प्रति गंभीरता की कमी और अन्याय को दर्शाता है। पाकुड़ में रन फॉर झारखंड का आयोजन। पाकुड़ में रन फॉर झारखंड के तहत भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उप विकास आयुक्त व परियोजना निदेशक, ITDA अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी एवं जिला क्रीड़ा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिद्धू कान्हू पार्क से हुई, जिसे उप विकास आयुक्त व परियोजना निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। धन्यवाद।